मॉलिक्यूल। करेंट का डिफरेंस दोबारा समझ लो। फॉर्मूला यूनिट, it is the smallest particle of a compound, represented by its formula, यानी या which contain as many atom or ion as are represented by its formula। जैसे वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, गलत कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल डेफिनेट फॉर्मूला समझ में आ जाए। कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है, कॉमन सॉल्ट वो NaCl है। किसी भी मेटेलिक कंपाउंड जो फॉर्म्स का फॉर्मूला होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, क्या पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। पोटेशियम, जितने मेटल के कंपाउंड होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और ले लो जैसे आप फॉर्मूला लो पोटेशियम सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट, अब उसका फॉर्मूला सोडियम को Na कहते हैं और सल्फेट को SO4 कहते हैं, फॉर्मूला है Na2SO4। ये जो फॉर्मूले बनते हैं कैसे बनते हैं आज हम पढ़ेंगे, अगर टाइम मिला तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या है फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड which contain as many atom or ion as represented by its formula, as represented by its, जैसे सोडियम सल्फेट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट में 2 सोडियम एटम होते हैं, 1 सल्फर एटम होता है और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ऐसा पार्टिकल सोडियम सल्फेट का जिसमें 2 सोडियम एटम आयन की शक्ल में होते हैं, आयन चार्ज एटम को बोलते हैं, एक सल्फर का पार्टिकल और एक ऑक्सीजन का। तो उस पार्टिकल को जो बनता है इन सबसे मिला के उसे फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। वाटर का फॉर्मूला यूनिट जो है वो H2O उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला H2O है, और वो जो पार्टिकल है ये तो फॉर्मूला है, वो जो पार्टिकल है मुझे कहते हैं क्या, खाली फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट तो पार्टिकल को कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट किसे कहते हैं? खाली जो एक्चुअल एग्जिस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसे फॉर्मूला, उसे कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो कैसे लिखेंगे वो कहलाता है खाली फॉर्मूला। आप जैसे ऑक्सीजन का एटम है तो एटम तो एक पार्टिकल है, लेकिन आप खाली O लिखोगे तो ये एटम थोड़ी है। तो ऑक्सीजन के एटम को लिखने का तरीका है, ऑक्सीजन के एटम को अगर पूरे वर्ड्स में लिखो ऑक्सीजन एटम, या शॉर्ट फॉर्म में O लिखो खाली। हाइड्रोजन एटम है तो पूरा हाइड्रोजन एटम लिखो, या शॉर्ट फॉर्म में H लिख दो। तो ये एटम थोड़ी है, ये एटम को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया? ये ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट, ऑक्सीजन एटम तो एक पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमें नजर भी नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो अब बनने लगे उसमें कुछ बड़े मॉलिक्यूल नजर आने लगे, देखने लगे, छोटे मॉलिक्यूल तो वहां भी नजर नहीं आते। फर्क क्या है फॉर्मूला यूनिट में और मॉलिक्यूल में? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए सबस्टेंस, यहां सबस्टेंस आएगा, वहां खाली कंपाउंड आएगा, वहां पे एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। क्या है वो? एटम है। लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, करता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। उस पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं जो फ्री स्टेट, मैंने बताया था फ्री स्टेट का मतलब, फ्री स्टेट कहते हैं कि वो अपने जैसे पार्टिकल से जब टकराता है तो जैसे बॉल्स टकरा के बाउंस कर जाती हैं, वो इस तरफ टकरा के उससे जुड़ेगा नहीं, उससे जुड़ेगा, वो मिलेगा नहीं, उससे अलग हो जाएगा एज इट इज। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है
तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, वन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। इसकी वजह से गर्मी बढ़ती है, मीथेन की सीमा आती है, CO2 है। अब CO2 का जो पार्टिकल जो इस कंपोजिशन के साथ है, उसे फॉर्मूला यूनिट तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन है वो पार्टिकल which contain as many atom or ion as are represented by its formula। तो ये फॉर्मूला यूनिट है, लेकिन ये जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ये पार्टिकल, तो जो पार्टिकल फ्री स्टेट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता हो। बड़े तो फ्री स्टेट में कर लेंगे, मिलके आपस में बड़े हो गए, लेकिन उन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स में सबसे छोटा पार्टिकल जो है, स्मॉलेस्ट थोड़ी आगे आएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can exist in free state, ये कंपल्सरी कंडीशन है। एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सब्सटेंस, मेरे साथ में जिसका पार्टिकल जिसका मॉलिक्यूल कह रहे हो उसकी प्रॉपर्टी भी ना शो करे। आप वाटर को डिकम्पोज करोगे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग गैसेस निकलेंगी, वाटर से निकलेंगी। तो जब वो अलग हो जाएंगे तो उसको वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, वाटर का फॉर्मूला में वाटर पार्टिकल नहीं कहेंगे। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिकम्पोज होने से पहले था वो तो वाटर पार्टिकल था, लेकिन जब वो डिकम्पोज हो गया तो वो वाटर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो वाटर की प्रॉपर्टी शो अपने आप में वो स्मॉलेस्ट है, हाइड्रोजन के हिसाब से वो स्मॉलेस्ट होगा, ऑक्सीजन के हिसाब से स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, और ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो स्मॉलेस्ट इससे टूट के ये फर्दर पार्टिकल निकले जो इससे छोटे, जो इससे छोटे, लेकिन ये वाटर के पार्टिकल नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? इनको फॉर्मूला यूनिट वाटर का हम कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि फ्री स्टेट में ये वाटर जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे ही दूसरा यूनिट फॉर्मूला यूनिट H2O के कंपोजिशन के साथ दूसरे फॉर्मूला यूनिट के कांटेक्ट में आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और वो H2O की जगह क्या हो जाएगा, H2O 2 और 2 टाइम्स डबल हो जाएगा, जुड़ जाएंगे वापस। 3 यूनिट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, H2O 3 टाइम्स, कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। इस तरह सोडियम क्लोराइड के साथ होता है कि अपने चार्ज की वजह से जब 2 यूनिट कांटेक्ट में आएंगे दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसे गुने में आटे और दूसरे गुने में आटे का गोला है, जब वो टकराएंगे तो वो मिल जाएंगे। 3 यूनिट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तीनों जुड़ जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, NH3 को ब्रैकेट में लिखते हैं 3, इसका मतलब ये कंबाइन करेंगे। शुरू का नंबर क्वांटिटी इंडिकेट करता है, आगे अगर नंबर लिखते हैं तो 3 इसलिए लिखा आगे कि ये NaCl की 3 यूनिट्स जुड़ गए, और ये जब तक जुड़ेंगे ये जुड़ते चले जाएंगे। तो कहीं जुड़ना बंद होगा तो हम एज्यूम करते हैं, हालांकि कभी बंद नहीं होता, हम ये एज्यूम करते हैं कि n यूनिट्स जुड़ने के बाद ये कंबाइन नहीं करेंगे आगे, n इज अ वेरी बिग नंबर। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो वो स्टेट जहां पे वो फर्दर कंबाइन ना करें, जिसको हम फ्री स्टेट कहते हैं, वो n यूनिट के बाद आएगी। कब आएगी वो? n यूनिट के बाद। n यूनिट कैन बी वेरी बिग नंबर, कैन बी वेरी बिग नंबर, अब वो नंबर फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम खाली n लिख देते हैं। समझ में आई नहीं आई? तो इसको इस कंपोजिशन के साथ जब वो फ्री स्टेट में आ जाएगा तो हमसे ये मॉलिक्यूल बन गया। जैसे ऑक्सीजन का एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन कर जाते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, तो वो आगे कंबाइन नहीं करते। तो इस फॉर्म में आने के बाद वो आगे कंबाइन नहीं करते। इससे पहले वो था खाली ऑक्सीजन एटम था, वो कंबाइन कर रहा था, लेकिन जब 2 एटम कंबाइन कर गए तो वो बन गए क्या, O2। इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे।
क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आर्गन का एटम फर्दर कंबाइन नहीं करता, दूसरा आर्गन एटम से टकराएगा, एज इट इज अलग हो जाएगा, तो उसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं। वो एटम भी है और वो जो स्मॉल पार्टिकल है जिसको आर्गन का एटम, जिसको हम रिप्रेजेंट एआर से कर रहे हैं, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिकल तो हमें नजर नहीं आ रहा। एक बात समझ में, क्लोरीन का एटम से मिलेगा तो वो जुड़ जाएगा, Cl2 बन जाएगा, दो एटम जुड़ जाएंगे। जब वो जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, तब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। उससे पहले फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, उससे पहले वो खाली एटम था, जुड़ने के बाद वो अब फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एटम क्यों नहीं कहेंगे? एटम इसलिए नहीं कहेंगे कि वो स्मॉलेस्ट नहीं रहा, एटम के लिए स्मॉलेस्ट होना जरूरी, एटम के लिए सिंगल होना, जो दो मिल गए ना तो स्मॉलेस्ट कहां है? आप समझ रहे हैं ना, दो मिल गए तो स्मॉलेस्ट तो नहीं रहा ना, तो एटम की जो पहली कंडीशन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो खत्म हो गई दो मिलने के बाद। लेकिन मॉलिक्यूल के हिसाब से खत्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल जो है वो Cl नहीं था, Cl2 है, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और ये स्मॉलेस्ट भी, ये फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल, जितने भी फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल इससे बड़े आपस में इसके पास आएंगे, और किसी आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले आओ, लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन को लाओगे तो बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 4 6 10 50 कितने हो जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं रहे जब लिक्विड स्टेट में आ रहा। स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है क्लोरीन का, जो दो एटमों से मिलकर बना है, मान लो ये पार्टिकल है वो, तो ये जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इससे छोटा होने का फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे छोटा हो गया तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसमें मॉलिक्यूल नहीं गएंगे, इसको कहेंगे क्योंकि ये फ्री स्टेट में। और जो पहली कंडीशन है कि स्मॉलेस्ट भी है, यानी फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं, एक छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, वो सारे फ्रीली एग्जिस्टिंग है, लेकिन उनमें मॉलिक्यूल कौन सा होगा? तो उनमें सब में सबसे छोटा होगा, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी शो करे। ये वर्ड क्यों लगाया कि पानी से पार्टिकल निकला, फ्रीली एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो पानी का मॉलिक्यूल, उसको वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो वाटर की प्रॉपर्टी शो H2 और O2 जो जब तक कंबाइंड है वो वाटर की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसको फॉर्मूला यूनिट तो कहेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। मेटल के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो जुड़ते चले जाते, उनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनके फॉर्मूला यूनिट जितने भी छोटे छोटे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो जब मेटल के कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखकर ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देते हैं? एंड, और ये एज्यूम करते हैं कि ये इतने यूनिट मिलने के बाद फ्री स्टेट में एग्जिस्ट इससे पहले नहीं करेगा। तो NaCl तो खाली फॉर्मूला है, लेकिन NaCl के बाद N लिख दे तो अब ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट बांध रहा है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात समझ में? तो फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट of a compound represented which contain as many atom or ion as are represented by its formula। जिसके फॉर्मूले में तेरा को उतना उसमें हो, तो इसलिए उसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। समझ में आया? मॉलिक्यूल अगर वो फॉर्मूला यूनिट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे मीथेन है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी अपने कंपाउंड का, तो ये फॉर्मूला यूनिट भी कहलाएगा। और जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये इस जो पार्टिकल है जो CH4 बना है, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूल भी कहेंगे, लेकिन NaCl को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। KNO3 को मॉलिक्यूल, जो कि इनकी जो फ्री स्टेट में रहने वाली प्रॉपर्टी है वो इनमें बहुत सारे यूनिट कंबाइन होने के बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। तो फॉर्मूला यूनिट तो कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल को, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। आपकी समझ में आ गई? तो मेरी शाबाश। अब आइए जो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी कंपाउंड का इंडिकेट करता है उसे खाली फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन अगर वो फॉर्मूला
मॉलिक्यूल को भी इंडिकेट कर रहा है। तो दो नाम हो जाएंगे, फॉर्मूला भी कहेंगे कंपाउंड का और उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहेंगे। बात समझ में? वो एलिमेंट का भी हो सकता है। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम होता है। वो मॉलिक्यूल जब तक आएगा जब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता हो, जैसे आर्गन का एटम है उसको मॉलिक्यूल भी कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के एटम को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की कंडीशन अलग है कि स्मॉलेस्ट फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल होना चाहिए। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बहुत सारे फ्रीली एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट करते हैं, वो छोटे भी हैं, उससे बड़े भी हैं, उससे बड़े भी हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट है और फ्रीली एग्जिस्ट भी कर रहा है, तीन कंडीशन है। साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी शो होगी। ये नहीं उसमें से निकला हो, उसमें निकलने का मतलब नहीं मॉलिक्यूल होगा उसका, उसमें से निकला उसे छोड़ा है इसमें उसका मॉलिक्यूल नहीं। किसी कंपाउंड में से ब्रेक होकर निकल रहा है तो जरूरी नहीं मॉलिक्यूल हो। आपका चौक का पीस है, आप बड़े पीस को तोड़ोगे छोटा छोटा पीस आ जाएगा, बहुत सारे यूनिट कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट तो कर रहा है, बड़ा पीस था आपके हाथ में था, आपने आधा कर दिया और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, यहां तक कि पाउडर फॉर्म में लिया है। उस पाउडर फॉर्म को आप हाथ में लेके देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूनिट उसमें जुड़े हुए और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपस में जुड़े हुए किसी से कंबाइन नहीं कर रहे। दूसरा यूनिट कंबाइन टकराएगा, उससे अलग हो जाएगा, उससे मिलेगा नहीं, लेकिन उससे मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल है उससे भी छोटा हो सकता है, उसमें छोटा भी फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, वो बड़ा है वो भी फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल क्योंकि वो बड़ा है। तो फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल छोटा बड़ा उससे बड़ा क्या हो सकते हैं, उसमें जो सबसे छोटा फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, बशर्ते कि क्या वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी शो करे जिसका उसे आप मॉलिक्यूल कह रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही? किसी कंपाउंड को ब्रेकअप करें, एलिमेंट के एटम मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। स्मॉलर भी कंपाउंड के पार्टिकल से छोटे हैं, जो कंपाउंड का जो पार्टिकल है उससे वो छोटे, उससे ब्रेक करके निकले, उससे छोटे होंगे जिसको ब्रेक करके निकला है। लेकिन वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्यों निकलाएंगे? क्यों? फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट भी है, लेकिन फिर भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्यों निकलाएंगे? क्योंकि जब वो कंपाउंड ब्रेक होगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, वो अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे वाटर बॉल को ब्रेक कर दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो हाइड्रोजन वाटर की प्रॉपर्टी थोड़ी शो करेगा। हाइड्रोजन खुद चलती है, आग लगा दो वो यानी बहुत धमाके के साथ जलती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है। वो वाटर लिक्विड फॉर्म में, अगर गैस की फॉर्म में नहीं, वाटर लिक्विड वाटर आग पे डाल दो तो वो आग बुझा देता है। ऑक्सीजन को सप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन आग बढ़ा देगा, हाइड्रोजन को सप्लाई करोगे खुद भी जलने लगेगी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में वाटर डालोगे तो वो आग बुझा देगा, क्योंकि वो आग की हीट ले लेगा, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। कंबशन के जो रूल्स उसमें आप पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, तो फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या होगी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिप्रेजेंट which contain which represent smallest particle of a compound, smallest particle of a compound represent it। उसको जैसे एटम की हमने सिंबल की डेफिनेशन दी थी, सिंबल की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, कुछ याद करो। shortest way of one atom, तो वो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्मूला यूनिट, शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्मूला यूनिट विद द हेल्प ऑफ सिंबल। तो अपने आप में अकेला होता है, लेकिन जब किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें सिंबल और एटम और नंबर दोनों यूज होते हैं। जैसे वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सिंबल यूज हो रहे हैं, नंबर भी यूज हो रहा है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग smallest particle of a compound with the help of symbols and numbers।
यहाँ लिख दो मैं फॉर्मूले की डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट वे या शॉर्टेस्ट वे ऑफ क्या रिप्रेजेंटिंग the smallest particle of the compound represent, ये समझ लीजिए रिप्रेजेंट करने पार्टिकल तो फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। देखो कुछ आप लिखेंगे वो लिखना वो थोड़ी है, जैसे मैंने H2O लिखा तो ये वाटर थोड़ी है, ये तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई नहीं है? ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यदि भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें यूज होते हैं सिंबल्स एंड नंबर भी यूज होते हैं। क्या नंबर 1 ही क्यों, हमसे NaCl में 1 है, Na का 1 Cl का 1। एक बात समझ में आपके लिए कि क्या डेफिनेशन होगी फॉर्मूले की? स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है ऐसे याद कर लो। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आगे चल के समझ में आएगा। अब साथ में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन, तो खाली फॉर्मूला था, इसका आगे क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो फॉर्मूले का रिप्रेजेंट करने वाला जो तरीका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है अगर वो पार्टिकल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फॉर्मूला भी कहलाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहलाएगा। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन हो जाएगी स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल। यहां क्या है स्मॉलेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैंने मॉलिक्यूल नहीं कहा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल नहीं कह रहे, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बात समझ में आई नहीं है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी कहलाएगा स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल, इसमें मतलब जिस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या वन मॉलिक्यूल। अरे समझ में नहीं आ रहा? वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए, क्यों सब्सटेंस वर्ड यूज कर रहे हैं? देखिए मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, O2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसको उसके मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड उसके मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। तो स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ब्रैकेट में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों लिख दो। आगे क्या आएगा विद द हेल्प ऑफ, विद द, वो दोनों में आएगा क्योंकि यहां पे सिंबल्स और नंबर यूज हो रहा है और यहां भी सिंबल्स यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में दो सिंबल यूज है CNO और नंबर भी यूज हो रहा है O2। तो स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, आगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया? कैन फॉर्मूला इंडिकेट, कैन फॉर्मूला बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आंसर क्या होगा? यस। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इन, तो उसको फॉर्मूला भी कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहेंगे, बात दिमाग में बिठा लो। लेकिन कैन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फॉर्मूला हो गई, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी एडिशनल, लेकिन फॉर्मूला हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो ये जरूरी नहीं है। फॉर्मूला जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी बनेगा इनको फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वरना खाली फॉर्मूला कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहेंगे। जैसी तरह बात समझ में आ गई आपके? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसके आगे फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, इससे सिंबल बताएगा। सिंबल इंडिकेट करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस, one molecule, one atom of the substance, atomic mass of the substance,
समझ में आया? अब हम आते हैं फॉर्मूला का इंडिकेट। मैं आपको कर दूं सारा। व्हाट डज फॉर्मूला इंडिकेट? देखो दोनों को मिला के चलेंगे। वो 3 पॉइंट जो मौलिक फॉर्मूले उसमें थे सिंबल के अंदर, वो तो यहां पे भी है फर्क के साथ थोड़ा सा। फॉर्मूला, व्हाट डज फॉर्मूला इंडिकेट, व्हाट डज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट। दोनों फर्क समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन आल्सो बी फॉर्मूला, बट ए फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट, वहां पे आएगा कैन बी, कैन नॉट बी। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, जो जिस पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो खाली फॉर्मूला कहेंगे, और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब बहुत आसान रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर का ग्लूकोज C6H12O6, ये 3 एग्जांपल लिखी। ग्लूकोज का फॉर्मूला, वाटर का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलो, वाटर का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ये खाली फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये पहचान के लिए मेटल के 90 ज्यादातर कंपाउंड होते हैं वो फॉर्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नहीं होते ज्यादातर मेटल के कंपाउंड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पहली चीज इंडिकेट कर रहा है वो है नेम ऑफ द सब्सटेंस, नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड। यहां पे आप आ जाओ, CO2 है, CH4 है मीथेन, ग्लूकोज है C6H12O6, ये फॉर्मूला भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, तो फ्री स्टेट में इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीजन का O2 है, क्या? नेम ऑफ द सब्सटेंस, नेम ऑफ द सब्सटेंस, ये था नेम ऑफ द कंपाउंड, ये नेम ऑफ द सब्सटेंस। भाई आप देखोगे CO2 लिखा है तो क्या उसको वाटर पढ़ोगे? H2O लिखा है तो क्या कॉमन सॉल्ट पढ़ोगे? बोलो, कॉमन Na2SO4 लिखा है तो इसको क्या सल्फर पढ़ोगे? Na2SO4 क्या इंडिकेट कर रहा है? सोडियम सल्फेट के पार्टिकल। NaCl इंडिकेट कर रहा है कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल को। H2O इंडिकेट कर रहा है वाटर को। तो नेम ऑफ द कंपाउंड या नेम ऑफ द सब्सटेंस, पहला। दूसरी बात, फॉर्मूला जो इंडिकेट करता है वो कहता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट फॉर्मूला यूनिट, स्मॉलेस्ट को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। अब स्मॉलेस्ट फॉर्मूला यूनिट क्यों? तो जरूरी नहीं हो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे। जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे पार्टिकल है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे हमने लिखा मिसाल के तौर पे Na2SO4 लिखा है, Na2SO4 का पार्टिकल हमारे पास आ गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जिसमें 2 सोडियम एटम है, 1 सल्फर एटम और 4, तो वो इंडिकेट सोडियम सल्फेट को करेगा, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन वो जो Na2SO4 है किसको इंडिकेट कर रहा है? फॉर्मूला यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूल को इंडिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि Na2CSO4 की कंपोजिशन से जो पार्टिकल बनता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर्मूला यूनिट तो कहेंगे लेकिन मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। लेकिन C6H12O6 ये O2 ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या होगा? वन मॉलिक्यूल, क्या? वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या था? वन फॉर्मूला, एक मिनट, वन फॉर्मूला यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। वो इंडिकेट करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे सिंबल इंडिकेट करता है वन एटम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ गया? सिंबल तीसरी चीज क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक मास। अब C का एटॉमिक मास जो कार्बन का वो 12 है जो हम यूज करते हैं, 12 पॉइंट समथिंग, हम एग्जैक्टली 12 यूज करते हैं। तो कहीं पर कार्बन का मास हमें लिखना हो
तो वो 12 के हिसाब से निकालेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, कहीं सल्फर का फॉर्मूले में नाम आ गया, एस आ गया, तो उसका अगर हमें मास निकालना हो तो वो हमें कितने से निकालेंगे? 32 के साथ। वो हमें याद करने पड़ेंगे कि भाई जहां सी लिखा है, जैसे हमें मिसाल के तौर पे इसी जगह ले लो, अब यहाँ पे 6 कार्बन का मास लेना है, 6 कार्बन एटम का, तो एक कार्बन का मास हम 12 लेके निकालेंगे, 12 into 6 करेंगे। कोई और नंबर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर जो उसका मास है वो वही हम ले सकते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है उसे। इसकी मिसाल आप डेली लाइफ में ले सकते हैं। आपके यहाँ जो मार्केट में बंद बॉक्स मिलते हैं ना, इनमें सामान पैकेट्स होते हैं। अब एक पैकेट है उसमें टी बन है, अब उसमें लिखा होगा नेट वेट 2 kg, उसमें नेट वेट हमें याद करना पड़ेगा। दूसरा पैकेट है उसमें नेट वेट 4 kg लिखा है। अगर 10 पैकेट हम दोनों के, तो जहां 2 kg लिखा उसको आप 10 पैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो अपना लिखा हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है। यहां लिखा हुआ नहीं है, हमें याद करना पड़ेगा। हर एटम अपने मास को इंडिकेट करता है। जहां 4 पैकेट, जहां पे 4 किलो का वेट है और वहां 10 पैकेट है, तो उनका वेट कितना हो जाएगा? 40। अब 4 से निकालेंगे, 4 into 10 करके, 2 into 10 करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है। हर पैकेट अपना वेट इंडिकेट करता है। अगर आपको पहले से वो वेट मालूम है, जैसे आप इसकी और इजी एग्जाम्पल ले लो कि जो हमारी क्रिकेट की बॉल्स होती है, स्टैंडर्ड की बॉल्स, उनका एक फिक्स वेट होता है। हमें भी याद नहीं कितना होता है। जो क्रिकेट खेलते हैं वो जो स्टैंडर्ड के होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि अभी जो स्टैंडर्ड वेट क्रिकेट बॉल का होना चाहिए वो है या नहीं। अब जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें मालूम है, मान लो उसका वेट जो है वो, एक मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, वो 400 ग्राम है मिसाल के तौर पे। हो सकता है वो 400 से ज्यादा हो, ये कम भी हो सकता है, मैं 400 मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास एक पैकेट है और उसमें 10 बॉल्स हैं, तो आप बिना उसका वेट किया बता सकते हैं इसका टोटल वेट कितना होगा। बिना पैकेट को मैं वो करे काउंट किए, 4 kg। आपको हो गया 400 into 10, क्योंकि आपको मालूम है इसका स्टैंडर्ड वेट होता है। तो हर एटम का स्टैंडर्ड वेट होता है। जैसे क्रिकेट बॉल का स्टैंडर्ड वेट है, एटम का भी अपना स्टैंडर्ड वेट होता है। कितना है अगर आपको नहीं मालूम तो चेक कर लो। क्रिकेट का वेट भी अगर, क्रिकेट बॉल का वेट अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्या करोगे? चेक करोगे ना। तो कार्बन के एटम का वेट या सल्फर के एटम का वेट अगर मास आपको नहीं मालूम है कितना उसका मास है, तो क्या करोगे? चेक कर लो, उसको याद कर लो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये इंडिकेट करता है फॉर्मूला, जैसे एटॉमिक मास इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला के फॉर्मूले से जो मास निकलता है फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। फॉर्मूले से जो मास निकलता है क्या कहते हैं? और यहां जो मास निकलता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? अब निकाल लो, कैसे निकलेगा? कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो टोटल मास क्या बन जाएगा? एटमों के मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। समझ में? या फॉर्मूला यूनिट का मास निकल आएगा, फॉर्मूला यूनिट तो फॉर्मूला यूनिट का मास निकल आएगा, जितने भी उसमें फॉर्मूले में पार्टिकल्स आ रहे हैं, एटम सिंबल्स आ रहे हैं। और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उनके मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। अब बात समझ में आई ना? आपने किसी दुकान से मिठाई खरीदी और उसमें बड़ा पैकेट बनवाया और उसमें आधा आधा किलो के आपने 4 जुड़वा दिए, 4 छोटे पैकेट रखवा दिए, आधा आधा किलो आप दोगे 1 2 3 4 4 पैकेट आ गए। आपको मालूम है कि वो पैकेट का मास कितना होगा? अगर हम एज्यूम कर ले पैकेट का जो करता है उसका मास नेगेटिव, तो पैकेट का मास कितना होगा? कितना होगा? 2 kg। क्यों? क्योंकि आधे आधे किलो के थे ना 4, तो कितना बन जाएगा पैकेट का मास? 2 kg बन जाएगा। पैकेट का मास निकल आएगा नहीं निकल आएगा? पैकेट, एक बड़ा पैकेट आपने बनाया
आप घर में पैक करते हैं सामान, कभी बाहर जाना होता है तो उसका वेट नापते हैं, और आपने उसके अंदर आधा किलो के 10 पैकेट रखे, तो जब आप उसको वेट करोगे तो वो कितना निकलना चाहिए? 5 kg निकलना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द मास ऑफ द वेट ऑफ द कंटेनर। उसको हम एक्सक्लूड करके देख रहे हैं, जो कंटेनर का वेट जो है वो अलग से बाद में ऐड कर दें। तो सिमिलरली जितने उसमें पैकेट है उनको ऐड करोगे पूरे पैकेट का मास निकल आएगा। तो जितने फॉर्मूला यूनिट में एटम्स या आयंस हैं उनका मास ऐड कर दोगे तो फॉर्मूला यूनिट का मास निकल आएगा। और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसमें जितने एटम और आयन है उनका मास ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा वो? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। मैंने आपको बताया था, मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं आया कि सिंबल इंडिकेट 1 मोल एटम, सिंबल इंडिकेट, तो यहाँ पे इंडिकेट करता है 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल, ये 1 मॉलिक्यूल को भी इंडिकेट करता है और साथ में क्या इंडिकेट करता है? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। आप कहोगे सर 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल, भाई डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल ले रहा हो तो मॉलिक्यूलर मास इंडिकेट करेगा, और आप उनको मोल में काउंट करो, जैसे पैकेट्स हैं। अब एक पैकेट में 12 वो है क्या, छोटे छोटे खिलौने, तो एक पैकेट में 1 डजन खिलौने हो गए। आप पैकेट के हिसाब से काउंट करो, 3 पैकेट है तो 3 है तो 3 पैकेट खिलाएंगे वो। लेकिन अगर डजन के हिसाब से काउंट करो कितने हो जाएंगे वो? 3 है तो 36 हो जाएंगे। तो आप अगर आप सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में ले रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो सारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें जितने भी लिखे हुए। अगर आप किसी एक को मोल में काउंट कर रहे हैं तो वो सारे भी क्या होंगे? मोल में बढ़ जाएंगे। और मोल से जो मास निकलता है, यहां पे हम क्या देंगे? 1 मोल फॉर्मूला यूनिट, 1 मोल, जो कि एक सिंपल एक पार्टिकल को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, और वही 1 मोल को भी इंडिकेट करता है। अगर आपको 5 मोल फॉर्मूला यूनिट लिखने, मतलब 5 मोल वाटर के फॉर्मूला यूनिट लिखने, तो आप 5H2O लिख लो। खाली H2O एक फॉर्मूला यूनिट को इंडिकेट करता है और 1 मोल को भी इंडिकेट करता है। तो 5H2O कितना हो जाएगा? 5 फॉर्मूला यूनिट, और आप मोल में पढ़ोगे तो भी सारे मोल में पढ़ जाएंगे जितने भी वहां लिखे हुए। तो कितना हो जाएगा ये? 5 मोल फॉर्मूला यूनिट। एक मॉलिक्यूल CO2, ये एक CO2 का मॉलिक्यूल है। आप 5 CO2 लिखोगे तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप मोल में पढ़ोगे, ये आपके ऊपर है, आप सिंगल भी पढ़ सकते हो बिना मोल के, और मोल के साथ भी पढ़ सकते हो। जब मोल के साथ पढ़ोगे तो सारे मोल में पढ़े जाएंगे। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल। फर्क ये है कि जब मोल में हम पढ़ते हैं तो उसका मास ग्राम में निकालना ज्यादा आसान है। मोल से जब हम मास निकालते हैं तो जो आम यूनिट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, मॉलिक्यूलर वो आसान है। अभी हम मॉलिक्यूलर मास में नहीं आए, तो इससे जो मास निकलेगा उसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मोल के हिसाब से जब मास निकालेंगे तो ग्राम में निकालना आसान है। हम डायरेक्ट यूनिट में ग्राम लिख देंगे, कुछ और यूनिट लिखने की जरूरत, तो उसे क्या कहेंगे हम? ग्राम। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये भी हमने नहीं पढ़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है छठा, याद रखो एटम सिंबल में भी था। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला देख के ये पता चल जाता है इसमें कितने एलिमेंट है और किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। जैसे CO2 को देख के पता चल गया कितने एलिमेंट है इसके अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके एटमों की क्या रेशियो है? 1:2। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? एक मॉलिक्यूल में कितनी तरह के एलिमेंट होते हैं? कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड रेशियो क्या है उसकी? 6:12:6। तो फॉर्मूले को देख के हमें एलिमेंट की नंबर भी पता चल जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, और उनकी रेशियो भी पता चल जाती है। तो जब ये दो चीजें पता चलती है उसे कहते हैं कंपोजिशन। क्या? कि उससे किससे किनसे मिलके बना और किस रेशियो में बना। तो फॉर्मूला इंडिकेट्स
कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, क्या? कंपोजिशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ऑफ द गिवन सब्सटेंस, यानी वो गिवन सब्सटेंस की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंपोजिशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस आएगा। जैसे आपने देखा क्या है Na2SO4, तो ये Na2SO4 कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना? सल्फर और ऑक्सीजन। और वो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? उसके जो एटम की रेशियो है वो 2:1:4 है। 2 Na2 है, S1 है और वो तो क्या रेशियो जाएगी? 2:1:4। तो ये जब रेशियो को नाम एलिमेंट के नामों को मिलाते हैं तो सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं उसे? कंपोजिशन। जैसे आप कोई बाजार से दवा मिक्सचर लेने जाते हैं तो आप उसमें देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, तो उसमें क्या लिखा होगा? अगर वो 2-3 दवाइयां मिला के बनाई गई है तो उन दवाइयों के नाम लिखे होंगे और साथ में उनकी रेशियो भी लिखी होगी कि ये इतनी पर, ये इतने सीसी है, इतने सीसी है ये, तो उस पूरी चीज को मिला के क्या ऊपर लिखा होगा है कंपोजिशन। तो फॉर्मूले को देख के हम कंपोजिशन भी बता सकते हैं। फर्क ये होगा, ये फॉर्म कंपोजिशन बताएगा कंपाउंड की और ये कंपोजिशन एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की बताएगा। ये मॉलिक्यूल की कंपोजिशन बता रहा है, उसमें एलिमेंट भी आते हैं और कंपाउंड भी आते हैं। तो व्हाट डज द फॉर्मूला इंडिकेट, ये आपकी समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो फॉर्मूला स्मॉलेस्ट यूनिट को इंडिकेट करता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट